हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में मैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करवाऊंगी। यह ना सिर्फ आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बल्कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन से जुड़े सारे फैक्ट्स भी बताती चली जाऊंगी, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप भी इसी तरह चीज़ों को कोरिलेट कर याद करें ताकि चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो कि आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल को ही B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस आर्टिकल के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। इस आर्टिकल के तहत ही 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समानता अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूखा बर्फ को कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। संगमरमर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, यह भी बिल्कुल सही है और इसका फॉर्मूला है CaCO3। सोडा वाटर जिसे कि कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। और लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है। यहाँ धावन सोडा दिया है तो यह बिल्कुल गलत है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। धावन सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 और बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में बम्बई में बोमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और यह किस साल हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बोमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बोमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। लॉर्ड मेयो जिनके कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन याद रखना है कि 1881 ईस्वी से ही नियमित 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, जिसे लॉर्ड रिपन ने किया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। साथ ही लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है। तो आपको फर्क याद रखना है कि लॉर्ड मेयो जिन्होंने प्रथम जनगणना स्टार्ट किया था 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन जिनके कार्यकाल में 1881 ईस्वी में 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना की स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना स्टार्ट हुआ था। और लास्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इन्हीं के टाइम 1857 का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह हुआ था। और इस क्वेश्चन का आंसर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वाइसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कैसी दिखाई देगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है और उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस और कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, यह बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि संजय नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है और संजय नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ताडोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, यह गलत है। बालपक्रम नेशनल पार्क जो कि मेघालय में है, यह भी सही है। और नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, यह भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताडोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभयारण्य को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान राज्य में है। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो कि गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो आपको फर्क याद रखना है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो सलीम अली नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी, दचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। और लास्ट ऑप्शन सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून अधिकारी के रूप में किन्हें जाना जाता है? हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी को प्रथम कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है जो कि सेंट्रल लेवल में इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर है। इसे आर्टिकल 76 के तहत रखा गया। किस आर्टिकल के तहत? इसे आर्टिकल 76 के तहत रखा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग तो ले सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है और भाषण भी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि के वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अटॉर्नी जनरल जो कि अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और तराइन का पहला युद्ध जो कि एक साल पहले 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और इसके पहले तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और यह दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और ऑप्शन नंबर सी, तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा तालीकोट का युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और यह युद्ध किस साल लड़ा गया था? तो यह युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ था? मुगल चित्रकला का विकास जो कि जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर जो कि शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और ध्वनि की गति के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड? आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है। स्पीड ऑफ साउंड जो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का गुना होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल एफ इंटू लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल को लैम्डा के नाम से जाना जाता है, तो v इक्वल एफ इंटू लैम्डा। इस फॉर्मूला से हम और एक रिलेशन निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल v बाई एफ भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड जो कि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तो इन दोनों रिलेशन में हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के, और वेवलेंथ जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। आपको यह रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किस समुद्र से भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेड सी। रेड सी जो कि स्वेज कैनल जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? माओरी जनजाति जिसका निवास क्षेत्र जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सिद्धांत के बारे में वर्णन है, जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, और इसे आर्टिकल 36 से 51 के तहत रखा गया है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, और इसे आर्टिकल 12 से 35 के बीच रखा गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, इसे आर्टिकल 36 से 51 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलिना किसका अयस्क है? हुज ओरे इज गैलिना? गैलिना जो कि लेड का ओरे है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड, जिसे हिंदी में सीसा कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 82 है। और ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। मरकरी का सिंबल Hg है और लेड का सिंबल Pb है। मरकरी का एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि 80 है और इसका ओरे है सीने बार। ऑप्शन नंबर डी, आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका ओरे है हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और आयरन पायराइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी जो कि एक फेमस डांस है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। केरला का फेमस डांस जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम है, और ऑप्शन सी, तमिलनाडु का फेमस डांस जो कि भरतनाट्यम है, और कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल? रोनाल्ड एमंडसन जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड एमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वेयर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह कौन सी संस्था है जो स्टॉक विनिमय को नियंत्रित और कार्यान्वित करने का कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन जो कि 1949 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और इसकी स्थापना भी 1992 ईस्वी में हुई थी। BSE जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि पूरे एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv²। यहाँ बोला गया है कि यदि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए, अगर v 3 गुना बढ़ जाएगा तो v का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। आज का हमारा क्वेश्चन सेट यहीं तक था। लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ ही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।